चलिए आज का टॉपिक हम लोग देखें अगर तो आज का टॉपिक हम लोग का है मोल कॉन्सेप्ट। नहीं तो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहला बात जानेंगे कि मोल जो है वो क्या है। तो मोल के लिए हम लोग कहा जाता है कि मोल जो है आपका ये एक लैटिन वर्ड है। मोल कैसा वर्ड है बाबू? तो मोल तुम्हारा एक लैटिन वर्ड है। नहीं, और इस लैटिन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, यानी मोल का एक्चुअली में हम लोग के भाषा में इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होता है। तो मोल जो है इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है हीप, HEAP, हीप। ध्यान रखना है, हीप का मतलब होता है, हिंदी में कहें तो इसका मतलब होता है ढेर। ये बात ध्यान रखना होगा, ठीक है। मोल एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हीप। हीप का मतलब ढेर, यानी ये खास समूह को दर्शाता है, ये खास एक समूह को दर्शाता है। ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए तुम देख सकते हो, एग्जाम्पल के लिए अगर तुम देखो तो हम लोग बोलते हैं एक दर्जन, हम लोग लिखते हैं एक दर्जन। तो अगर एक दर्जन लिखते हो तो एक दर्जन का मतलब कितना होता है? 12। यानी तुम क्या कहना चाहते हो? तुम कहना चाहते हो कि 12 चीज़ों के समूह को क्या कहते हैं? एक मोल को एक दर्जन कहते हैं। 12 चीज़ों के समूह क्या कहते हैं? एक दर्जन कहते हैं। सेम एज तुम अगर एग्जाम्पल लेते हो तो हम लोग मान लो यहाँ से बोलते हैं एक स्कोर। तो अगर एक स्कोर बोलते हो तो इसका मतलब होता है 20, यानी 20 चीज़ों के समूह को एक स्कोर कहते हैं। कलेक्शन ऑफ 20 ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज वन स्कोर। नहीं, कलेक्शन ऑफ 12 ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज वन डजन। सेम एज आप ध्यान दोगे तो हम लोग अगर बोलते हैं कहीं भी, अगर हम लोग कभी भी बोलते हैं एक मोल, नहीं हम लोग कभी भी बोलते हैं अगर एक मोल, तो एक मोल का मतलब तो हम लोग 9th से ही जानते हैं। इसका मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स, 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। ध्यान रखना है। यानी कि जैसे एक दर्जन का मतलब 12 चीज़ों का समूह होता है, एक स्कोर का मतलब 20 चीज़ों का समूह होता है, वैसे ही एक मोल का मतलब होता है 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स का समूह। ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पर जो ये नंबर लिखा गया हम लोग को 6.022 इंटू 10⁻23, ये जो नंबर है इस नंबर को हम लोग एक खास नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। इसको हम लोग कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। ये ध्यान रखना होगा। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस नंबर का नाम एवोगाड्रो नंबर क्यों पड़ा? नहीं, क्योंकि इस नंबर का खोज जो है वो एवोगाड्रो साहब नहीं किया था। नहीं, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एमिडो एवोगाड्रो, उन्होंने ही इस नंबर का खोज किया था। तो उन्हीं के नाम पर इस नंबर का नाम पड़ गया एवोगाड्रो नंबर। ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। दूसरा बात ध्यान रखिएगा कि जो 6.022 हम लिखते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, ये जो नंबर हम लिखते हैं, नहीं इस नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Na से, या सिंपली कभी कभी देखिएगा तो इसको N से भी रिप्रेजेंट कर देता है। इस नंबर को कभी Na से रिप्रेजेंट करता है और कभी कभी सिंपली N से भी रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो फिर से एक बार थोड़ा ध्यान दें, मोल क्या है बाबू? तो एक लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है? हीप या ढेर, यानी किसी खास समूह को दर्शाता है। ठीक, जैसे एक दर्जन का मतलब 12 होता है, 12 चीज़ों के समूह को एक दर्जन कहते हैं। जैसे एक स्कोर का मतलब 20 होता है, 20 चीज़ों के समूह को एक स्कोर कहते हैं। सेम एक मोल का मतलब होता है 6.022 × 10⁻23। नहीं, इतने चीज़ों के समूह को 6.022 × 10⁻23 चीज़ों के समूह को एक मोल कहते हैं। ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो नंबर है 6.022 × 10⁻23, इसको एवोगाड्रो नंबर कहते हैं और इस नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंपली Na या N से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो यहाँ पर जो A लिखा हुआ है, इस A का मतलब क्या है? इस A का मतलब है एवोगाड्रो नंबर। A का मतलब एवोगाड्रो और N का मतलब नंबर। तो ये बात भी तुमको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये सब पॉइंट तुमको ध्यान में रखना होगा। अब दूसरे पॉइंट पे आओ। जैसे मोल के लिए देखा जाए तो मोल जो है इसका जनरली यूज केमिस्ट्री में होता है, इसीलिए मोल को केमिकल यूनिट भी कहते हैं। ध्यान रखना, मोल को हम लोग क्या कहते हैं कि मोल जो है, मोल इज ए केमिकल यूनिट। मोल जो है इसको केमिकल यूनिट कहते हैं। क्यों केमिकल यूनिट कहते हैं? नहीं, ध्यान रखना है। तो मोल को केमिकल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका यूज मेनली कहाँ होता है? तो केमिस्ट्री में ही होता है। बिकॉज हम लोग क्या बोल रहे हैं? बिकॉज मोल इज generally
used, because mole is generally used in chemistry to measure the amount of substance, to measure the amount of सब्सटेंस। तो ये हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि मोल जो है वो एक केमिकल यूनिट है। नहीं, क्यों केमिकल यूनिट बोल रहे हैं? बिकॉज मोल इज जनरली यूज्ड इन केमिस्ट्री टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नहीं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए केमिस्ट्री में जिस यूनिट का हम लोग यूज करते हैं वो जनरली कौन सा होता है? मोल होता है। फिजिक्स में जनरली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए केजी का यूज किया जाता है, ग्राम का यूज किया जाता है, लीटर का यूज किया जाता है। ध्यान रखना, वहाँ पे ज़्यादातर फिजिकल यूनिट को यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर केमिकल यूनिट को यूज किया जाता है जो कि क्या है? आपका मोल है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। अगले पॉइंट पर देखें तो हम लोगों को देखा जाए तो मोल को हम लोगों को 3 रूप में पढ़ना है। मोल को हम लोग को 3 फॉर्म में पढ़ना है। नहीं, कौन कौन से फॉर्म में पढ़ना है? तो देखो, सबसे पहला मोल का अगर फॉर्म देखें तो सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। हम लोग को पढ़ना है मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, इसके बारे में पढ़ना है। सेकेंड हम लोग आ जाएं तो हम लोग को पढ़ना है मोल इन टर्म्स ऑफ मास। मोल इन टर्म्स ऑफ मास, ये हम लोग को पढ़ना है। तीसरा हम लोग आ जाएं तो हम लोग को पढ़ना है मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ध्यान रखना है। तो मोल को देखें अगर हम लोग, तो हम लोग को 3 फॉर्म में मोल को पढ़ना है। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास और मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। यानी जब भी तुमसे कोई मोल का डेफिनेशन पूछता है बाबू कि मोल का डेफिनेशन दो, तो आप बोलो कि मोल किस रूप में आप डेफिनेशन सुनना चाहते हैं? नंबर के फॉर्म में, मास के फॉर्म में, नहीं कि वॉल्यूम के फॉर्म में? क्योंकि मोल जो है वो 3 फॉर्म में डिफाइन है। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास और मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब बारी बारी से हम लोग सभी फॉर्म को पढ़ेंगे। नहीं, चलो पढ़ते हैं बारी बारी से, देखा जाए। सबसे पहले आपका आता है मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर अगर देखें तो इसका डेफिनेशन क्या है? देखो तो इसका डेफिनेशन हम लोग क्या कहा गया? तो इसका डेफिनेशन हम लोग कहा गया कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 particles of any substance is called as 1 मोल। नहीं, तो हम लोग को मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर का कोई डेफिनेशन पूछता है तो हम क्या कहेंगे? कलेक्शन ऑफ 6.022 इन 10 पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ एनी सबस्टेंस इज कॉल्ड एज 1 मोल। ये हम लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। यानी कि किसी भी सबस्टेंस के 6.022 इन 10 पावर 23 पार्टिकल्स का जो समूह होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 मोल। ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ ध्यान रखना, तो थोड़ा क्लियर करो, डेफिनेशन को फिर से पढ़ो। कलेक्शन ऑफ 6.022 इन 10 पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ एनी सबस्टेंस। अच्छा, नहीं पार्टिकल्स, तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स लिखा हुआ है, इस पार्टिकल्स का मतलब क्या होगा? यहाँ पर पार्टिकल्स का मतलब होगा एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस। ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर हम पार्टिकल्स लिखते हैं तो पार्टिकल्स का मतलब होगा या तो एटम्स, या तो मॉलिक्यूल्स, या तो आयंस। ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक। चलो अब थोड़ा समझते हैं। देखो तो अब जैसे हम लोग को 1 मोल सोडियम को लिख दिया, नहीं तो 1 मोल सोडियम का मतलब क्या हुआ था? 1 मोल का तो मतलब फिक्स है। 1 मोल का मतलब क्या होता है? 6.022 इंटू 10 to the power 23,
और यहाँ पर सोडियम अकेला है, तो जब सोडियम अकेला है नहीं तो सोडियम का पार्टिकल्स के रूप में क्या लेंगे, एटम्स। ध्यान रखना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1 मोल सोडियम का मतलब होगा 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। यहाँ पार्टिकल्स के जब हम क्या यूज करेंगे, एटम्स, क्योंकि सोडियम यहाँ अकेला है और कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट अगर अकेला हो तो हम उसको क्या मानेंगे, एटम। तो चलो 1 मोल सोडियम का मतलब 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम, ये मानना है। सेम एज 1 मोल ऑफ कैल्शियम लिखा हुआ है, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम का मतलब होगा 6.022 × 10⁻23, और यहाँ भी कैल्शियम अकेला है, तो जब अकेला है तो क्या मानेंगे इसको, एटम्स। तो इतना एटम्स ऑफ कैल्शियम लिखेंगे। ध्यान रखना है 1 मोल का मतलब फिक्स है, 1 मोल का मतलब वही होगा 6.022 × 10⁻23, 6.022 × 10⁻23। नहीं, अब सोडियम है तो एटम्स ऑफ सोडियम, कैल्शियम है तो एटम्स ऑफ कैल्शियम। देख लो यहाँ पर 1 मोल CaCO3 लिखा हुआ है, तो CaCO3 जो है वो क्या है, आपका मॉलिक्यूल है। CaCO3 क्या है बाबू, तुम्हारा मॉलिक्यूल है। नहीं, 1 मोल का मतलब फिक्स है, 1 मोल का मतलब फिर वही होगा 6.022 × 10⁻23। अब ये एटम नहीं है, CaCO3 क्या है, मॉलिक्यूल है, तो हम क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3। यहाँ लिखेंगे हम लोग मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3, ये लिखेंगे। ठीक है, चलो फिर यहाँ गया 1 मोल SO42 माइनस, तो 1 मोल का तो मतलब फिक्स है, फिर वही 6.022 × 10⁻23। अब ये SO4 पे 2 माइनस है, क्या है, आयन। नहीं, तो इतना आयंस ऑफ SO4 2 माइनस, ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एटम रहेगा तो एटम लिखो, मॉलिक्यूल रहेगा तो मॉलिक्यूल लिखना है, आयन रहेगा तो आयन लिखना है। 1 मोल का तो मतलब फिक्स है कि 1 मोल का मतलब भाई होता है 6.022 × 10⁻23। नहीं, ये फिक्स है, सब में वही रहेगा। सोडियम का एटम है तो एटम्स ऑफ सोडियम लिखो, कैल्शियम का एटम है तो एटम्स ऑफ कैल्शियम लिखो, कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 लिखो। ध्यान रखना है, इतना में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी 1 मोल का मतलब पूछे तो 1 मोल का तो मतलब क्या है, फिक्स है। अब देखो यहाँ पे हम लिखे 1 मोल सोडियम, तो इसको लिखे 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। इसी को हम लिख सकते हैं, हम बोले थे अभी कि 6.022 × 10⁻23 को हम लोग n से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लिख सकते थे ऐसे n एटम्स ऑफ सोडियम भी आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पर आप इसको लिख सकते थे n एटम्स ऑफ कैल्शियम लिख सकते हो। यहाँ पर क्या लिखेंगे, n मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3। अगर यहाँ लिखना हुआ तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरह से n मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर अगर देखोगे तो हम इसको लिख सकते थे n आयंस ऑफ SO4 2 माइनस, n आयंस ऑफ SO4 2 माइनस। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। चलो अब यहां से एक नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। लिख रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 6.022 × 10⁻25 पार्टिकल्स। ठीक है, 6.022 × 10⁻25 पार्टिकल्स में आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल। नहीं, तो अभी तो तुम पढ़ चुके हो, इसका अगर आंसर हम लोग को बनाना हुआ तो बहुत ही आसान है। हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े, हम लोग पढ़े कि 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स अगर होता है किसी भी सबस्टांस का, अगर इतना पार्टिकल्स होता है 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स, तो इतना पार्टिकल्स द्वारा कितना मोल होता है बाबू, 1 मोल होता है। सही है, तो इसलिए अगर हमको निकालना हुआ कि 1 पार्टिकल्स बराबर कितना मोल होगा, तो 1 पार्टिकल बराबर कितना मोल होगा, 1, और ये बट्टा में आ जाएगा। नहीं, 6.022 × 10⁻23। नहीं, तो इसलिए आपको निकालना कितना में है, तो आपको निकालना है 6.022 × 10⁻25 पार्टिकल्स बराबर कितना मोल होगा। नहीं, तो हम लोग को ये उतर जाएगा 1 बट्टा में आ जाएगा 6.022 × 10⁻23 गुना, इसको लिखेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 6.022 ×
25 और यहाँ पर क्या आ जाएगा मोल। इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ से 6.022 से 6.022 कट जाएगा, नहीं 10 का पावर 25 है, 10 का पावर 23 है, तो 23 को शून्य से 23 को शून्य इसमें कट जाएगा, तो इस पर 2 शून्य बच जाएगा, तो 2 शून्य बचा, यानी कि बच गया 10 का पावर 2 मोल। नहीं 10 का पावर 2 मोल का मतलब हुआ 100 मोल, ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये हम लोग का आसान सा क्वेश्चन था। तो इस टाइप क्वेश्चन अगर आएगा तो आप भी बना सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो जैसे इस टाइप का क्वेश्चन एक आपको दे देते हैं जो आप अपने से बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 3.011 गुना 10 का पावर 24 पार्टिकल्स। इतना पार्टिकल्स में कितना मोल होगा इसको आपको निकालना है। चलिए आसान क्वेश्चन अपने से ट्राई कीजिएगा, सेम उसी टाइप से बनेगा। चलो अगला तुमको यहाँ पे आ गया मोल इन टर्म्स ऑफ मास। अगला तुमको क्या आ गया बाबू, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है। तो मोल इन टर्म्स ऑफ मास अब डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम क्या डिफाइन किए थे, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर क्या बोले थे, उसका डेफिनेशन याद करो। हम लोग का डेफिनेशन दिया गया था कलेक्शन ऑफ 6.022 गुना 10 का पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ एनी सबस्टांस इज कॉल्ड एज 1 मोल। यानी किसी भी सबस्टांस के 6.022 गुना 10 का पावर 23 पार्टिकल्स के कलेक्शन को 1 मोल कह रहे थे। नहीं 6.022 गुना 10 का पावर 23 पार्टिकल्स के कलेक्शन को हम लोग 1 मोल कह रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मोल इन टर्म्स ऑफ मास। नहीं देखो तो इसका डेफिनेशन हम लोग क्या दे रहे हैं, बिल्कुल आसान सा। हम लोग यहां से लिख रहे हैं वेट ऑफ 6.022 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स, 23 पार्टिकल्स ऑफ एनी substance. Weight of 6.022 to 10 power 23 particles of any substance is called as 1 mole. ध्यान रखना है। नहीं यानी कि तुमको केयर ये करना है कि जब मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर था, ध्यान से मेरी बात सुनना, जब मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर था तो उस समय तुम क्या बोल रहे थे, कलेक्शन ऑफ 6.022 इन 10 power 23 पार्टिकल्स ऑफ एनी सबस्टेंस इज कॉल्ड एज 1 मोल। नहीं लेकिन जब मोल इन टर्म्स ऑफ मास है तब यहाँ कलेक्शन नहीं बोलना है, यहाँ पर क्या बोलना है वेट ऑफ, क्योंकि मोल इन टर्म्स ऑफ मास है। तो अब क्या करना है तुमको, वेट ऑफ 6.022 इन 10 power 23 पार्टिकल्स, इतने पार्टिकल्स का वेट निकालना है। 6.022 इन 10 power 23 पार्टिकल्स का अगर तुम वेट निकाल दिए, नहीं इतने पार्टिकल्स का अगर तुम वेट निकाल दिए तो वो वेट 1 मोल के वेट के बराबर होगा। ध्यान रखना है, वो वेट 1 मोल के बराबर होगा, ध्यान रखना है, ठीक। तो उस पॉइंट को भी हम लोग समझेंगे। नहीं चलो देखा जाए, जैसे मान लो हम लोग 1 मोल सोडियम लिखते हैं, तो 1 मोल सोडियम का मतलब अभी तुम सबसे पहले पढ़े थे, तो 1 मोल सोडियम का मतलब क्या होता है बाबू, 6.022 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स। इसका मतलब यही होता है, ध्यान रखना है। 1 मोल सोडियम का मतलब क्या होता है, 6.022 × 10 power 23 पार्टिकल्स। ये हो गया मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। चलो अब हमको 1 मोल सोडियम का मतलब इतना पार्टिकल्स हो गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, यहां पर हमको अब निकालना है वेट ऑफ, जब मोल इन टर्म्स ऑफ मास हमको निकालना है तब क्या निकालना पड़ेगा हमको, वेट ऑफ 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स ऑफ सोडियम हमको निकालना पड़ेगा। यानी कि सोडियम के 6.022 × 10 power 23 एटम्स का अगर हम मास निकाल दिए तो हमको 1 मोल सोडियम का मास निकल जाएगा। ध्यान रखना है, फिर से समझो, 1 मोल सोडियम, तो 1 मोल सोडियम का मतलब 6.022 × 10 power 23 पार्टिकल्स लिखो, या इसी को हम लोग ऐसे हटा के देखो, तो इसी को हम लोग हटा के हम लोग इसको ऐसे लिखे क्या,
इस पार्टिकल्स को हटा दें और यहाँ पर लिखे 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम तुम लिख दिए। अब तुमको क्या करना है, इतने एटम्स ऑफ सोडियम का तुमको मास निकालना है। अगर इतने एटम्स ऑफ सोडियम का तुम मास निकाल दिए नहीं तो तुमको क्या का मास निकल जाएगा, 1 मोल सोडियम का मास निकल जाएगा। ध्यान रखना है। तो कैसे निकालेंगे, चलो ध्यान रखना है। हम लोग जानते हैं कि सोडियम के एक एटम का मास, सोडियम का एक एटम बहुत छोटा होता है बाबू, नहीं एक एटम जो होता है वो बहुत छोटा होता है। सोडियम के एक एटम का अगर हमको मास निकालना है तो सोडियम का एक एटम का मास होता है 23 AMU। हम यहाँ लिख रहे हैं मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम बराबर होता है 23 AMU। ठीक है, सोडियम के एक एटम का मास तुमको होता है बाबू 23 AMU, ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो अब अगले पॉइंट पे आ जाओ। हमको यहाँ पर मास निकालना है कितने एटम का, 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम का मास निकालना है। देखो यहाँ पर वेट में और मास में कंफ्यूज नहीं होना है। केमिस्ट्री में हम लोग वेट और मास को सेम मानते हैं, नहीं फिजिक्स में यहाँ पर डिफरेंस लिया जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम वेट लिखें या मास लिखें दोनों का मतलब क्या होगा, सेम समझना है यहाँ पर। चलो तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम कितना आ गया, 23 AMU। अब हमको निकालना है यहाँ से मास ऑफ 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, एक एटम का मास पता है तो इतने एटम का मास निकालने क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 23 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 × 10⁻23 AMU, ये निकल गया। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे जो AMU दिया हुआ है इस AMU को हम ग्राम में बदलना चाहते हैं। यहाँ जो AMU दिया हुआ है इसको हम ग्राम में बदलना चाहते हैं। कैसे हम लोग याद करते हैं, 1 kg बराबर 1000 ग्राम हम लोग याद करते हैं ना, 1 kg बराबर 1000 ग्राम हम लोग याद करते हैं। नहीं वैसे ही आपको ध्यान में होना चाहिए, यहाँ से आपको क्लियर करना होगा कि 1 AMU बराबर होता है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। 1 AMU बराबर 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो इसलिए तुमको यहाँ पर निकालना है 23 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 × 10⁻23 AMU बराबर कितना ग्राम होगा। नहीं तो 1 AMU में इतना ग्राम तो इतने AMU में कितना ग्राम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1.66 × 10⁻⁻24 मल्टीप्लाइड बाई 23 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 × 10⁻23 ग्राम। नहीं अब जब इसको सॉल्व किया गया तो जो वैल्यू आया वो अप्रोक्सीमेटली आ गया 23 ग्राम के। नहीं ये देखो कोइंसिडेंस क्या हो गया कि अगर सोडियम के एक एटम का मास तुमको पता है, यहाँ पर तुम ध्यान रखो, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, तुम ऊपर देखो जहां पर हम लिख देख रहे हैं कर्सर हिला रहे हैं वहां देखो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम कितना है 23 AMU। नहीं ठीक है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम है 23 AMU, ध्यान रखना। अब हमको कितना का मास निकालना था, मास ऑफ 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम का मास निकालना है। तो इतने एटम का मास जब हम ग्राम में निकालने गए तो सब सॉल्व करके हमको वैल्यू आ गया 23 ग्राम। नहीं अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हमको सोडियम के एक एटम का मास याद है नहीं कि 23 AMU होता है, नहीं तो सोडियम के 6.022 × 10⁻23 एटम का मास कितना होगा 23 ग्राम। बस वैल्यू वही है 23, बस यूनिट चेंज कर गया। एक एटम का जब मास पूछे तो 23 AMU और जब 6.022 × 10⁻23 एटम का मास पूछे तो 23 ग्राम। बस AMU को हटा देना है और क्या लगा देना है, ग्राम लगा देना है। ठीक है, तो हमको जब भी ये जो मास आया 23 ग्राम, ये 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम का मास आया, तो ये कितने एटम का मास निकल गया, 1 मोल सोडियम का मास निकल गया। नहीं 1 मोल सोडियम का हमको मास निकल गया कितना 23 ग्राम। ये ध्यान रखना होगा, नहीं ये क्लियर करना होगा। अच्छा इसका मतलब हुआ कि अगर जब भी हमसे पूछेगा, क्लियर करो यहाँ पर 1 मोल सोडियम
1 मोल सोडियम का मतलब 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। नहीं, इसका मतलब हमको इतने एटम का मास निकालना है, वेट ऑफ 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। तो अगर हमको इतने एटम का मास निकालना है तो हमको कुछ नहीं करना है, बस हमको सोडियम के एक एटम का मास पता होना चाहिए। उस एटम का मास अगर याद है तो उसमें से एमयू को हटा के बस ग्राम लगा दो, नहीं तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। तुमको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नहीं, यानी सीधे 1 मोल सोडियम का मास कितना होगा, तो 1 मोल सोडियम का मास सीधे 23 ग्राम। नहीं, ये ध्यान रखना होगा। चलो जैसे और दूसरा एग्जांपल देख लो। जैसे 1 मोल कैल्शियम तुमको पूछे और पूछे कि 1 मोल कैल्शियम का मास कितना, तो एक कैल्शियम का मास तुमको बस याद चाहिए। एक कैल्शियम के एटम का मास, ध्यान से मेरे बात सुनना, कैल्शियम के एक एटम का मास होता है 40 AMU। कैल्शियम के एक एटम का मास कितना होता है, 40 AMU। और यहाँ पर एक एटम का नहीं निकालना है, 1 मोल कैल्शियम का। नहीं, तो 1 मोल कैल्शियम का पूछेगा तो बस AMU को हटा के ग्राम लगा देना, क्या लग जाएगा, 40 ग्राम। ठीक है, सेम एज 1 मोल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का कोई मास पूछे, नहीं तो क्या करना है, तुमको हर एक एटम का मास पता है। जैसे कैल्शियम का मास कितना, 40, कार्बन का मास कितना, 12, ऑक्सीजन का मास कितना, एक ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, 16 × 48। तो सबको जब तुम जोड़ोगे तो जोड़ने पे तुमको आ जाएगा 100। और यहाँ यूनिट AMU नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ग्राम। ठीक है, AMU कब लगाते, जब 1 मोल का नहीं पूछता, 1 मॉलिक्यूल का पूछता, बोलता कि 1 मॉलिक्यूल CO3 का मास कितना, तो हम 100 AMU लिखते। लेकिन 1 मोल का पूछेगा तो बस AMU को उठा क्या लगा देना है, ग्राम लगा देना है। ध्यान रखना है। तो इसी चीज को ऊपर लिखा गया है, देखो, फॉर्मूला वेट ऑफ एनी सबस्टांस इन ग्राम। ध्यान रखना है, किसी भी सबस्टांस के फॉर्मूला वेट को कौन सी में लिख दो, ग्राम में लिख दो। किसी भी सबस्टांस के फॉर्मूला वेट को तुम ग्राम में लिख दो, वही 1 मोल के बराबर होगा। वही किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। तो 1 मोल कैल्शियम 40 ग्राम, 1 मोल CO3 बराबर 100 ग्राम। इस तरह से तुम लिख सकते हो। जैसे 1 मोल Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है, तो सोडियम का मास कितना होता है, 23, 23 दूना 2 सोडियम है, 23 दूना 46, तो 46 लिखेंगे। प्लस यहाँ पर कार्बन का मास कितना, तो यहाँ पे 12, यहाँ पर ऑक्सीजन का मास कितना, तो ऑक्सीजन का मास 16, 16 × 48, तो यहाँ लिखेंगे 48। नहीं, सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हम लोगों को आ जाएगा यहाँ पर 106 ग्राम। नहीं, अब जोड़ के देख लीजिएगा। यहाँ पर देखो 1 मोल C6H12O6, C6H12O6 हमारा है क्या, ग्लूकोज। ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है। नहीं, अब इसका मास हमको निकालना है कि भाई 1 मोल ग्लूकोज का मास निकालो। तो एक कार्बन का मास होता है 12, यहाँ पर 6 कार्बन है तो 12 × 6 72, प्लस एक हाइड्रोजन का मास 1, तो 12 हाइड्रोजन का मास कितना, 12, प्लस एक ऑक्सीजन का मास 16, तो 6 ऑक्सीजन का मास 16 × 6 96, 96। सबको जोड़ेंगे हमारा वैल्यू आ जाएगा 180 ग्राम। ये ध्यान रखना होगा। ठीक, जैसे हम लोग का लिखा गया 1 मोल C12H22O11, इसको हम लोग क्या कहते हैं, शुगर, चीनी है हमारा। नहीं, इसका मास हमको निकालना है। तो एक कार्बन का मास होता है 12, लेकिन यहाँ कार्बन कितना है, 12, तो 12 × 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144, प्लस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास 1, यहाँ 22 हाइड्रोजन है तो 1 × 22, 22, प्लस एक ऑक्सीजन का मास 16, 16 × 11, 176। सबको जोड़ेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा 342 ग्राम। तो इस तरह से किसी भी 1 मोल मॉलिक्यूल का मास दे, एटम का मास दे, तुम निकाल सकते हो। नहीं, यहाँ देखो NH2CONH2, ये तुम्हारा क्या है, यूरिया। ये तुम्हारा क्या है बाबू, यूरिया। नहीं, तो इसका मास निकालना है। तो नाइट्रोजन का मास कितना, 14, हाइड्रोजन का मास कितना, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का मास 2। फिर यहाँ कार्बन है, मास कितना, 12। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये कोबाल्ट नहीं है, ऑक्सीजन है। यहाँ पर कार्बन का मास लिख दिया 12, ऑक्सीजन का मास 16। चलो फिर नाइट्रोजन आ गया, तो नाइट्रोजन का मास 14। फिर हाइड्रोजन आ गया, उसका मास कितना, 2 हाइड्रोजन 2 मास हो जाएगा। सबको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 60 ग्राम। तो इस तरह से तुम निकाल सकते हो किसी का भी मास, ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही और भी एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर 1 मोल BaSO4, तो इसका तुमको निकालना है। जैसे हम यहाँ हिंट कर रहे हैं कि बेरियम, तो बेरियम का 137 होता है। बेरियम का मास कितना होता है, 137। सल्फर का मास कितना होता है, याद करना, 32 होता है। सल्फर का मास कितना होता है, 32। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 × 4 = 64। निकाल लेना जोड़ के। चलो पोटासियम, पोटासियम का मास कितना, 39। नहीं, मैग्नीज का मास कितना होता है, 55। और ऑक्सीजन का मास तो तुम जानते ही हो, एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 ऑक्सीजन का 16 × 4 = 64। इसका मास तुम निकालना। K2Cr2O7, तो पोटासियम का भी हम लिख चुके हैं। यहाँ पर पोटासियम का 39 यहाँ लिखा गया है।
नहीं तो यहाँ भी पोटेशियम 39 गुना 2 लिखना, नहीं क्रोमियम का, नहीं तो क्रोमियम का मास कितना होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये सब का मास हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्रोमियम का मास अगर देखा जाए तो 45, 48, 51, 52, 52 होता है, ध्यान रखना इसका मास कितना होता है, 52 होता है, ठीक। तो 52 मल्टीप्लाइड बाई 2 करना है, यहाँ पर हम यहाँ इसका हिंट कर रहे हैं, इसका मास होता है 52 मल्टीप्लाइड बाई 2 करना, क्योंकि 2 क्रोमियम है, बाकी पोटासियम का तुमको पता है, ऑक्सीजन तुमको पता है, HCO4 का भी 1 मोल का मास तुमको निकालना है। चलो यहाँ पे आ जाओ, 1 मोल FeSO4 NH4 का होल 2 SO4.6H2O मोर सॉल्ट का तुमको मास निकालना है। तो यहाँ पे हिट करते हैं, देखो आयरन का मास होता है 56 प्लस सल्फर का मास होता है 32, यहाँ लिखना होगा, प्लस ऑक्सीजन का मास 16 चौका 64, 4 ऑक्सीजन है तो 16 चौका 64। फिर देखो यहाँ पर NH4 का होल 2, तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है, ब्रैकेट में यहाँ पे इसको प्लस ही रहेगा साइन, ध्यान रखना प्लस साइन ही देंगे, इसके बाद ब्रैकेट के बाद भी यहाँ प्लस साइन देंगे। अब नाइट्रोजन का मास कितना, तो नाइट्रोजन का मास 14, हाइड्रोजन का मास कितना, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन का 4, तो 4 लिखेंगे। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाइड बाई 2, अब यहाँ पे फिर प्लस आ जाएगा। फिर ये सल्फर, सल्फर का मास कितना 32, फिर ऑक्सीजन का मास 16 चौका 64, फिर इस डॉट का मतलब भी प्लस ही होगा। फिर आ जाओ 6, अब मल्टीप्लाई होगा, 6 गुना वाटर में है तो 2, हाइड्रोजन है तो 2, प्लस ऑक्सीजन कितना 16, नहीं इन सबको जोड़ना, इन सबको जोड़ने के बाद तुमको 392 आना चाहिए, एक बार जोड़ के अपना देख लेना, 392 इसका मास हमको आना चाहिए। नहीं तो इस तरह से तुम इसका मास निकाल सकते हो। इस कंपाउंड को FeSO4 NH4 का होल 2 SO4.6H2O को मोर सॉल्ट कहा जाता है। नहीं तो इस तरह से तुम इसका मास निकाल सकते हो। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाए। नहीं तो यहां से हम लोग को बोल रहा है कि वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ एनी एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। ठीक है, तो यहीं से हम लोग अगला क्लास अपना स्टार्ट करेंगे, यहीं से हम लोग अगला क्लास अपना स्टार्ट करेंगे। इसके पहले जितने भी पॉइंट्स हैं इनको बढ़िया से आपको रिवाइज कर देना है, ध्यान रखना है। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है कि आपका कम से कम 1 से लेकर 30 तक का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्लियर होना चाहिए। 1 से लेकर 30 तक का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आपका क्लियर होना चाहिए। तो इतना चीज आप जरूर रिवाइज कर लेंगे अपना, ठीक है, इतना चीज आप रिवाइज कर लेंगे, 1 से लेकर 30 तक का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। ठीक, तो आई होप आज की बात आपको समझ में आई होगी। मन ला के इसको पढ़िए, जहां भी दिक्कत होगा वहां हमसे पूछिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।